18 महीने तक रिंग से दूर रहने के बाद ब्रे वाइट WWE में वापस आ चुके हैं। रेसलिंग के इतिहास के कुछ बेजोड़ क्रिएटिव स्टार्स में से एक होने के बावजूद भी द ईटर ऑफ वर्ल्ड्स को लेके दर्शक हमेशा से बटे हुए रहे हैं, जिसकी वजह है उनका कुछ बहुत ही शानदार और कुछ उतने ही ज्यादा बुरे मैचेस, मूवमेंट्स और स्टोरी लाइंस का हिस्सा होना। फिर से अपने अच्छे समय की तरफ बढ़ते हुए WWE को उनकी वापसी से अच्छा खासा फायदा मिला है और उम्मीद है कि वाइट अब बुरे से ज्यादा अच्छे मूवमेंट्स में शामिल होंगे, खासकर तब जब उन्हें WWE की इस नई मैनेजमेंट के तहत एक तरह से नई शुरुआत दी गई है, क्योंकि जब वो अच्छे होते हैं तो वाकई बहुत अच्छे होते हैं। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 बेस्ट ब्रे वाइट WWE मोमेंट्स। शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्रे वाइट्स रिटर्न। चलिए शुरुआत ब्रे की वापसी के साथ ही करते हैं, जो कि भरा हुआ था ढेर सारे प्रचार, अफवाहों और एक काफी शानदार कैंपेन से। रिटायर हो चुके विंस मैकमैन से क्रिएटिव टीम की कमान अपने हाथ में लेने के साथ ही ट्रिपल एच के कुछ पुराने पसंदीदा चेहरे हमें फिर से दिखने शुरू हो गए, चाहे उनको कंपनी में दोबारा लाया गया हो या उन्हें नए पुश मिले हों। द व्हाइट रैबिट के रहस्य को और गहरा होता देख दर्शकों ने बेचैन होकर एक्सट्रीम रूल्स पे पर व्यू देखने गए, जहां ये उम्मीद थी कि व्हाइट वापसी करेंगे। जब ऐसा लग रहा था कि शो ऑफ एयर हो गया, तभी लाइट्स बंद हो गईं और अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। ब्रे की आवाज में गाए हुए ही इज गॉट द वर्ल्ड इन हिज हैंड्स की रिकॉर्डिंग एरेना के साउंड सिस्टम पे बजने लगी और एक एक करके फायरफ्लाई फन हाउस के हिला देने वाले किरदारों के जीते जागते वर्जन्स भीड़ के बीच अलग अलग जगहों पर नजर आने लगे। फिर थोड़े और ड्रामे के बाद व्हाइट फायरफ्लाई फन हाउस के सेट के टुकड़ों के बीच से निकल कर आए। वो एक नए मास्क में थे और जैसे ही उन्होंने लैंटेन को बुझाया, दर्शक पागल हो उठे। केवल ब्रे वाइट जैसा किरदार ही इस तरह के शानदार प्रोडक्शन को अच्छी तरह से कर सकते हैं और उन्हें ये पूरी तरह से जच रहा था, क्योंकि इस नई पारी को एक यादगार शुरुआत मिली। नंबर 9, बीटिंग सीना एट एक्सट्रीम रूल्स। ब्रे का मेन रोस्टर पे एक सिंगल्स रेसलर के तौर पे पहला इम्तिहान थे जॉन सीना। हालांकि ब्रे वाइट और उनके साथ साथ ल्यूक हार्पर और एरिक रोवन ने मेन रोस्टर पे कुछ ही समय में तगड़ी पहचान बना ली थी, लेकिन द फैक्ट दैट टर्न्स द प्लेस के साथ की कहानी अपने आप में एक अलग ही चुनौती थी। कुछ लोग रेसलमेनिया 30 में सुपर सीना की ब्रे के खिलाफ जीत से खुश नहीं थे, लेकिन ईटर ऑफ द वर्ल्ड्स के लिए शोकेस ऑफ द इमॉर्टल्स में मिली ये हार कहानी का अंत नहीं थी, क्योंकि उन्हें एक्सट्रीम रूल्स में एक और मौका मिला बिग मैच जॉन से मुकाबला करने का। स्टील केज के अंदर बंद व्हाइट और सीना के बीच एक खतरनाक लड़ाई चल रही थी, जिसमें सीना लगातार व्हाइट फैमिली के मेंबर्स की रुकावटों का भी जवाब दे रहे थे, लेकिन उन्हें हार्पर और रोवन की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उनकी परेशानी का कारण बना एक छोटा बच्चा, जो किसी आम दिन में सीना की नियॉन नाइटमेयर टी शर्ट पहने दिखाई देता। वो केज के दरवाजे पे खड़ा मिला और डरावने ढंग से He's got the whole world in his hand गा के सीना को डरा दिया और केज से बाहर निकलने से रोक लिया। सीना का यहाँ ध्यान भटकना व्हाइट के लिए काफी था, जिसके बाद उन्होंने सिस्टर एबिगेल मार के एक बहुत जरूरी जीत हासिल करी। नंबर 8, फायरफ्लाई फन हाउस मैच। आपस में पहली बार भिड़ने के 6 साल बाद एक बार फिर ब्रे और सीना आमने सामने आए रोड टू रेसलमेनिया 36 में। इतने समय में व्हाइट द फील्ड बन चुके थे और जॉन WWE के मैराथन मैन की जगह एक पार्ट टाइम खिलाड़ी बन गए थे, जिन्हें सिर्फ कुछ स्पेशल इवेंट्स में ही इस्तेमाल किया जाता था। जब दुनिया में कोविड फैला, तब WWE के लिए कुछ नया करना मजबूरी हो गई और वो लेके आए एक फायरफ्लाई फन हाउस मैच, जिसमें सीना और ब्रे वाइट के खिलाफ ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल में लड़ने वाले थे। ट्रेडिशनल रेसलिंग की जगह WWE ने इसे एक परफॉर्मेंस की तरह पेश किया और फन हाउस जैसा उन्होंने पहले कभी कुछ भी नहीं किया था। समय में काफी पीछे ले जाकर सर घुमा के रख देने वाली ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें मुश्किल से कोई रेसलिंग देखने को मिली, उसमें सीना अपने पुराने किरदारों में नजर आए और ब्रे पूरे मुकाबले में उनको चिढ़ाते और छेड़ते हुए दिखे। इसमें उन्होंने अपने पिछले मुकाबले को याद करते हुए उसके भी कुछ हिस्से दिखाए और एक समय में सीना को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सदस्य बनते हुए भी दिखाया गया। ये एक काफी पागलपन से भरी और अजीब सी परफॉर्मेंस थी। हालांकि ये हर किसी को पसंद भी नहीं आने वाली थी, लेकिन ये काफी अलग कहानी थी और लंबे समय तक याद रहने वाली परफॉर्मेंस थी। कोरोना काल में कई सारे सिनेमैटिक मुकाबले दिखाए गए थे, लेकिन शायद ही उनमें से कोई भी सीना और ब्रे के परफॉर्मेंस सेंटर में लड़े गए इस सर चकरा देने वाली इस परफॉर्मेंस से बेहतर रही। नंबर 7, विनिंग द टैग टाइटल्स विद ऑर्टन। हालांकि ब्रे ने WWE के मेन रोस्टर पे अपना डेब्यू 2013 की गर्मियों में किया था, लेकिन उन्हें 3 साल से भी कुछ ज्यादा का वक्त लगा अपना पहला WWE गोल्ड जीतने में, या फिर यूं कहें कि WWE की चांदी वाली नीली बेल्ट जीतने में। और ये भी उन्होंने रोवन या हार्पर के साथ नहीं जीता, बल्कि व्हाइट फैमिली के कुछ दिन के सदस्य रैंडी ऑर्टन के साथ जीता। द न्यू फेस ऑफ फेयर और द वाइपर ने 2016 का अंत आते आते हाथ मिलाया और पहला स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस हीथ स्लेटर और राइनो से TLC में मुकाबला किया। शो की शुरुआत करने वाला ये मुकाबला अपने आप में कोई बहुत यादगार नहीं था और मुश्किल से 6 मिनट चला।
लेकिन व्हाइट के करियर के लिए ये एक बहुत ही बड़ा और जरूरी पल था जब राइनो का ध्यान भटकाकर उन्होंने ऑर्टन को मौका दिया कि वो उन्हें आरकेओ मार के बेल्ट्स अपने नाम कर लें। आगे आने वाले महीनों में ऑर्टन और ब्रे की जोड़ी की कहानी पूरी तरह से पटरी से उतर गई, पर उनकी शुरुआत काफी शानदार रही थी जिसमें ये मैच एक काफी बड़ा पल है। किसने ही सोचा था कि 4 साल बाद रैंडी उसी शो पे द फील्ड को जला के राख कर देंगे। बॉयज विल बी बॉयज। नंबर 6, फायरफ्लाई इन्फर्नो। जले भुने द फील्ड की बात उठी ही है तो बात करते हैं फायरफ्लाई इन्फर्नो की। हर किसी को ये पसंद नहीं आया, बहुत लोगों को इससे नफरत थी और सच बताऊं तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि इसके बारे में मेरी क्या राय है। पैंडेमिक अभी भी अपने चरम पर था जब ब्रे का दूसरा रूप रैंडी ऑर्टन के साथ 2020 टीएलसी में भिड़ा, जो कि एक इन्फर्नो मैच था, यानी जो पहले अपने ओपोनेंट को आग के हवाले कर देगा वो जीत जाएगा। खाली पड़े परफॉर्मेंस सेंटर में लंबे समय तक डेरा डाल के रखने वाले WWE ने कई अतरंगी कोशिशें की, लेकिन असलियत में शायद कुछ भी यहाँ हुए इस मुकाबले जीतना पागलपन से भरा नहीं था। एक मुकाबले के तौर पे ये कहीं भी फ्लेयर वर्सेस स्टीमबोट के मुकाबले के सामने नहीं टिक पाता, लेकिन दिखने में ये एक बहुत ही शानदार था जिसका अंत WWE के पेपर-व्यूज में हुए कुछ सबसे यादगार अंत में से एक था। ऑर्टन ने द फील्ड को आग के हवाले करके ये मैच जीत लिया, लेकिन फील्ड यहाँ रुके नहीं और अपनी लड़ाई तब तक जारी रखी जब तक ऑर्टन ने उन्हें आरकेओ नहीं मार दिया। द वाइपर ने कुछ देर अपने अगले दांव के बारे में सोचा और फिर द फील्ड के बेजान पड़े शरीर पे पेट्रोल ऐसे बहाया जैसे मानो किसी डीवा के हैंडबैग से निकला टैनिंग लोशन हो, और फिर माचिस से आग लगा दी। पूरी तरह से पागलपन की हद पार कर देने वाला ये मैच देखकर उतना ही मजा आएगा, फिर चाहे आप असल में कोई राक्षस हो या फिर हंसी दबाए हुए आपके पेट में दर्द होने लगा हो। नंबर 5, बेस्टिंग ब्रायन एट द रंबल। ब्रे को वाकई में सबसे पहले चमकने का मौका मिला 2013 के अंत और 2014 की शुरुआत में डैनियल ब्रायन के साथ हुए उनके झगड़े के दौरान। ब्रे ने दी अमेरिकन ड्रैगन को व्हाइट फैमिली में शामिल किया। द बियर्डेड वंडर ने अपना बॉयलर सूट फाड़ के उतार फेंका और व्हाइट फैमिली के चंगुल से बाहर आ गए। द ईटर ऑफ वर्ल्ड इसे बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाले थे और इसीलिए इस दुश्मनी का हिसाब बराबर करने के लिए रॉयल रंबल 2014 में इन दोनों के बीच मुकाबला रखा गया। शो को लाजवाब शुरुआत देते हुए दोनों खिलाड़ियों में काफी तगड़ा मुकाबला चला, जो कि आज तक व्हाइट की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस में से एक है। ब्रायन को उस समय दर्शकों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रे वाइट का किरदार अभी भी काफी नया था, जिससे इस मैच को लेके दर्शकों को काफी उम्मीद थी और कुछ नया सा महसूस हो रहा था। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो ये किसी भी तरफ जा सकता था और दोनों ही रिजल्ट अच्छे रहते, लेकिन जीत ब्रे को मिली, जिन्होंने बियर्डेड वंडर को रिंग साइड बैरिकेड में सिस्टर एबिगेल मारा और फिर उसके बाद रिंग के अंदर एक और बार सिस्टर एबिगेल मारा। शो के पहले मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस और एक बड़ी सिंगल्स जीत, शायद इससे अच्छी रात की उम्मीद तो द मैन ऑफ 1000 ट्रुथ्स ने भी नहीं करी होगी। नंबर 4, द फील्ड्स डेब्यू। हालांकि ब्रे वाइट और ब्रोकन मैट हार्डी की जोड़ी द डिलीटर्स ऑफ द वर्ल्ड अपने आप में एक मजबूत मिडकार्ड जोड़ी थी, पर यह काफी साफ था कि ब्रे को जल्द से जल्द एक नए प्लान की जरूरत थी। इस जोड़ी का समय खत्म होने के बाद वाइट ने एक तरफ कुछ दिन के लिए छुट्टी ली और उधर शो पे ब्रे के फायरफ्लाई फन हाउस के कुछ हिस्से दिखा के बेचैनी बढ़ाई जाने लगी। शुरुआत में एक दोस्ताना मिस्टर रॉजर्स जैसे होस्ट के तौर पे दिखने के बाद यह हिस्सा धीरे धीरे खतरनाक होने लगा और दुनिया के सामने आया द फील्ड। हफ्ते दर हफ्ते स्क्रीन पर फील्ड को देख के दर्शकों की बेचैनी इस बात के लिए बढ़ने लगी कि ये सब रिंग में देखकर कैसा लगेगा, जिसके लिए वाइट ने फिन बैलर को अपना निशाना बनाया और सबसे पहले यूनिवर्सल चैंपियन के खिलाफ समर स्लैम 2019 में उनका मैच रखा गया। इतने लंबे समय से द फील्ड के लिए पूरा माहौल बनाने के बाद द फील्ड का इन रिंग डेब्यू भी उतना ही शानदार होना चाहिए था। शुक्र है WWE और साथ ही ब्रे और बैलर का, जिन्होंने ऐसा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। द फील्ड की एंट्री रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और उनका पूरा लुक सच में डरा देने वाला था, जैसे कोई हॉरर मूवी का विलन जिंदा हो गया हो। उन्होंने अपने ओपोनेंट को चुटकियों में हराकर शुरुआत में ही पूरा माहौल बना दिया। नंबर 3, सुप्रीमेसी ओवर द शील्ड। द वाइट फैमिली किस्मत वाले थे कि जिस समय वो WWE में आए उसी समय एक और बहुत ही शानदार टीम द शील्ड अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। द वाइट्स के तेजी से आगे बढ़ने और द हाउंड्स ऑफ जस्टिस के बीच फूट पड़ने से कुछ ही समय पहले की परफेक्ट टाइमिंग को देखते हुए WWE ने दो खतरनाक स्टेबल्स के बीच 2014 के एलिमिनेशन चैम्बर पे-पर-व्यू में मुकाबला रखा। आप इस पूरी कहानी को शुरू से देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुछ बहुत ही खास था। दर्शकों में मैच की शुरुआत से पहले ही करंट सा दौड़ रहा था और ये माहौल उन्होंने इस आग लगा देने वाले मैच के पूरे 25 मिनट तक बनाए रखा। आग लगाने की बात शायद करनी ही पड़ेगी जब भी वाइट्स का नाम लिया जाए।
आप भी जानते हैं क्यों। खैर, ये 6 लोगों का खेला एक पागलपन से भरा मैच था जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ था और हर खिलाड़ी को चमकने का पूरा मौका मिला, खासकर ब्रे को, जिन्होंने रोमन रेंस को पिन करके अपने टीम के लिए जीत दर्ज की। हैरानी की बात तो ये है, WWE ने कुछ महीनों बाद रॉ के मेन इवेंट पे फिर से यही मुकाबला दोहराया और उस मैच का भी यही अंत हुआ जिसमें ब्रे ने एक बार फिर द बिग डॉग को पिन किया और अपनी टीम की ताकत दिखा दी। नंबर 2, एलिमिनेशन चैम्बर टाइटल विन। एलिमिनेशन चैम्बर के लिए ब्रे वाइट के दिल में एक खास जगह होनी चाहिए। ब्रे, हार्पर और रोवन के रॉलिंस, रेंस और एम्ब्रोस को एक यादगार मैच में हराने के 3 साल बाद द ईटर ऑफ वर्ल्ड्स को WWE टाइटल के लिए लड़ने का मौका मिला शो के सबसे बड़े मैच में। जॉन सीना अपना टाइटल बचाने के लिए वाइट, एजे स्टाइल्स, डीन एम्ब्रोस, द मिस उस खतरनाक स्टील के जाल के उतर रहे थे और ब्रे चौथे नंबर पर रिंग में आने वाले थे। मानिए या न मानिए, लेकिन ये पहला मौका था जब ब्रे को WWE टाइटल के लिए लड़ने का मौका मिला था। इससे पहले किसी भी वर्ल्ड टाइटल के लिए लड़ पाने के मौके के नाम पे वो 2014 के मनी इन द बैंक लैडर मैच में शामिल थे और 2016 के रॉयल रंबल मैच में। ये एलिमिनेशन चैम्बर मैच बहुत ही शानदार था और एक बेजान से पे पर व्यू में इसने जान फूंक दी, जहां 6 के 6 रेसलर्स ने 40 मिनट चले इस मैच में अपना पूरा जोर लगा दिया। चैंपियन जॉन सीना के हैरान कर देने वाले एलिमिनेशन के बाद बाजी वाइट और स्टाइल्स के बीच में रह गई, जिसमें द फिनोमिनल वन ने सिस्टर एबिगेल के आगे अपने घुटने टेक दिए और ब्रे ने अपने सिंगल्स करियर का पहला बड़ा टाइटल अपने नाम कर लिया। ब्रे का चैंपियन के तौर पे समय बहुत लंबा नहीं चला और सिर्फ 6 हफ्ते बाद रेसलमेनिया 33 में उन्हें रैंडी ऑर्टन के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका टाइटल जीतने वाला वो पल उनके सबसे शानदार पलों में से एक है। नंबर 1, द वाइट फैमिली डेब्यूज। पहली बार जब हमने विंडहम लॉरेंस रोटंडा को WWE टेलीविजन पे देखा तो अपने यादगार बन चुके किरदारों से कोसों दूर थे। उन्हें NXT पे हस्की हैरिस, गेम शो मिलने की उम्मीद रखने वाले और द न्यू नेक्सस के एक सदस्य के किरदार से उभर के बाहर निकलने में कुछ साल लगे। डेवलपमेंटल में रखे रोटंडा ने ब्रे वाइट किरदार को जन्म दिया और वो और उनकी फैमिली बहुत जल्द इस ब्लैक एंड गोल्ड ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। उनके पहले और बाद के कई किरदारों की तरह ही उनकी किस्मत भी बदल सकती थी अगर उन्हें अच्छे मैच दिए जाते, लेकिन शुक्र है कि WWE ने शुरुआत से ही उनको बहुत अच्छे तरीके से संभाला। उनके आने की खबरें दिखाने वाले हिस्से से दर्शकों में बेचैनी बढ़ाने के बाद व्हाइट फैमिली आखिरकार आ पहुंची रॉ के 8 जुलाई 2013 के एपिसोड में। ब्रे ने अब उनकी पहचान बन चुके डरावने अंदाज में एक झूला झूलती कुर्सी से प्रोमो कट किया, जिसके बाद वो हार्पर और रोवन बाहर आए और केन पे हमला कर दिया। ब्रे खुद बिग रेड मशीन को नहीं मार रहे थे, लेकिन अपने खतरनाक चेलों को केन को बुरी तरह मारते हुए देखकर बहुत खुश नजर आ रहे थे। बहरहाल ये मेन रोस्टर में पहली बार सबके सामने आने का बहुत ही तगड़ा अंदाज था, खास तौर पे ऐसे किरदार के लिए जिसने बीते हुए दशक में अपने किरदार के साथ काफी उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन फिर भी अपनी खास पहचान बरकरार रखी है।